नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया भर में 14,000 से भी ज्यादा ईटीएफ्स मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे ऑप्शंस में से वो कौन से 5 ईटीएफ्स होंगे जो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? मतलब इतने सारे विकल्प हैं कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। एक निवेशक के तौर पर हम सब इस उलझन से गुजरते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। और इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक कोर प्रिंसिपल में। यही वो सिद्धांत है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सारी उलझनों को सुलझाकर एक पोर्टफोलियो को मजबूत बुनियाद दे सकता है। तो ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं। वो कोर प्रिंसिपल है एसेट एलोकेशन। शायद ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे हर निवेशक को समझना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसे ठीक से नहीं समझा तो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो एसेट एलोकेशन का मतलब है सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। मतलब अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर फैलाना, जैसे कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ इंडियन स्टॉक्स में, कुछ अमेरिकन स्टॉक्स में और कुछ बॉन्ड्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों ना सारा पैसा बस उसी एसेट में लगा दिया जाए जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। इसका जवाब आपको अगले डेटा में मिलेगा। जरा इस टेबल को देखिए। ये साफ दिखाता है कि कोई भी एक एसेट क्लास हमेशा टॉप पर नहीं रहता। देखिए, 2010 और 2011 में गोल्ड किंग था, सबसे बेस्ट परफॉर्मर। लेकिन फिर 2013 में क्या हुआ? वही गोल्ड सबसे नीचे चला गया, -18% के नुकसान के साथ। अब सोचिए, अगर सारा पैसा सिर्फ गोल्ड में लगा होता तो क्या हाल होता? बस यही है एसेट एलोकेशन की असली ताकत। ये पोर्टफोलियो को एक तरह की स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देता है। तो अब जब हमें एसेट एलोकेशन का महत्व समझ आ गया है, चलिए अपने 5 ईटीएफ पोर्टफोलियो को बनाना शुरू करते हैं। पहला हिस्सा फोकस करेगा ग्रोथ पर। हम उन इंजनों की बात करेंगे जो पोर्टफोलियो को रफ्तार देंगे, भारत में भी और भारत के बाहर भी। हमारा पहला ईटीएफ है इंडियन मार्केट से द मिड कैप 50। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई मिड कैप ही क्यों, लार्ज कैप या स्मॉल कैप क्यों नहीं? इसका जवाब जैसा कि हमेशा होता है, डेटा में ही छिपा है। ये नंबर देखिए, 16.9%। ये है मिड कैप 150 इंडेक्स का पिछले 20 सालों का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी CAGR। इसका मतलब है इसने निफ्टी 50 और स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे बड़े इंडेक्स को भी लगातार पीछे छोड़ा है। वाकई ये एक जबरदस्त ग्रोथ इंजन है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, मिड कैप्स ने ये शानदार रिटर्न स्मॉल कैप्स के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी के साथ दिया है। मतलब रिटर्न तो बेहतर मिला ही, लेकिन साथ में जो उतार चढ़ाव होता है ना, वो भी कम रहा। तो हुआ ना एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन। चलिए अब पोर्टफोलियो के दूसरे ग्रोथ इंजन की बात करते हैं जो हमें इंडिया से बाहर ले जाएगा। ये है नैस्डैक 100, जो हमें सीधा अमेरिकी टेक बाजार से जोड़ता है। अब सवाल ये है कि इंडिया से बाहर देखें ही क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, नैस्डैक और हमारी निफ्टी का कोरिलेशन काफी कम है। मतलब जब एक मार्केट गिरता है तो जरूरी नहीं कि दूसरा भी गिरे। इससे पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है करेंसी का। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक रूप से हर साल थोड़ा कमजोर होता है। अब इसका फायदा कैसे मिलता है? जब ऐसा होता है तो डॉलर में किए गए निवेश की वैल्यू रुपये में अपने आप बढ़ जाती है। ये चार्ट इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। 2013 में नैस्डैक 100 ने डॉलर्स में करीब 39% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन उस साल रुपया 13% गिरा। तो एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए वही रिटर्न बढ़कर 57% हो गया। ये है करेंसी का डबल बोनस। तो ग्रोथ के लिए हमारे इंजन तो तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अटैक से काम नहीं चलता, डिफेंस भी मजबूत होना चाहिए। तो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के प्रोटेक्टर्स की। वो एसेट्स जो मुश्किल समय में एक शील्ड, एक ढाल का काम करते हैं। और इस लिस्ट में हमारा तीसरा ईटीएफ है एक टाइमलेस क्लासिक, गोल्ड। सदियों से गोल्ड ने अपनी वैल्यू बनाए रखी है। जब भी महंगाई बढ़ती है या इकोनॉमी में कोई संकट आता है, गोल्ड एक मजबूत सहारे की तरह खड़ा रहता है। ये कंपैरिजन देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। मान लीजिए साल 2000 में किसी के पास 5,000 रुपए कैश थे। आज महंगाई की वजह से उसकी खरीदने की ताकत सिर्फ 1,500 रुपए के बराबर रह गई है। लेकिन अगर वही 5,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते
तो आज उनकी कीमत होती 1,09,000 रुपए से भी ज्यादा। यही है गोल्ड की असली पावर। पोर्टफोलियो का चौथा प्रोटेक्टर है सिल्वर। अब सिल्वर सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये चार्ट साफ साफ बताता है कि दुनिया भर में सिल्वर की लगभग 60% डिमांड इंडस्ट्री से आती है। सोचिए जरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में सिल्वर का इस्तेमाल होता है और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सिल्वर की डिमांड और कीमत भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं पोर्टफोलियो के आखिरी लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर। ये उस कैश के बारे में है जो अक्सर हमारे अकाउंट में पड़ा रहता है जब हम किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि उस कैश को कहाँ पार्क करना चाहिए, और इसका सीधा सा जवाब है लिक्विड ETFs में। ये हर पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा होना ही चाहिए। ये हमारे सेविंग्स अकाउंट का एक कहीं ज्यादा स्मार्ट विकल्प है। देखिए, सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे पर हमें मुश्किल से 2-3% का ब्याज मिलता है, जो कि महंगाई दर से भी कम है। मतलब हमारा पैसा असल में अपनी वैल्यू खो रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड ETFs 6 से 7% तक का रिटर्न दे सकता है। ये सेफ भी है और कम से कम हमारे पैसे को महंगाई की जंग लगने से तो बचाता ही है। इसे बिल्कुल अपने पैसे के लिए एक पार्किंग लॉट की तरह समझिए। ये सुरक्षित है और जब तक गाड़ी चलाने यानी इन्वेस्ट करने का सही मौका नहीं मिलता, तब तक ये यहाँ पार्क रह सकता है। तो चलिए अब इन सभी 5 हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आखिर दिखता कैसा है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। मिड कैप 150 ETF डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए, नैस्डैक 100 ETF ग्लोबल ग्रोथ और करेंसी के फायदे के लिए, गोल्ड ETF महंगाई और अनिश्चितता से बचाने के लिए, सिल्वर ETF इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए और लिक्विड ETF कैश को स्मार्टली पार्क करने के लिए। हर ETF का एक खास काम है, 2 ग्रोथ के लिए, 2 प्रोटेक्शन के लिए और 1 कैश मैनेजमेंट के लिए। सब मिलकर एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट साफ है, आखिरी सवाल यही बचता है कि इस फ्रेमवर्क को कोई अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कैसे फिट कर सकता है। इन सिद्धांतों को समझना तो पहला कदम है। असली काम तो ये सोचना है कि ये किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और सफर पर कैसे लागू होता है। उम्मीद है इस जानकारी से एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।